नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता। मैं हूं प्रकाश मोहन। बीते दिनों भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में कई तरीके की बातें कही गई, पक्ष विपक्ष अलग अलग अंदाज से इस पूरे बजट को देखा। बजट में जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं प्रदान की गई। साथ ही एक जो बड़ी बात कही गई कि 7 लाख के आय से नीचे वालों को कर से छूट दिया जाएगा। लेकिन जिस देश की जनसंख्या यानी कि 96% ऐसी है जो टैक्स ही नहीं देती, ऐसे में उन्हें क्या लाभ है? इन तमाम कई मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील सिंघल। मैं हूं आपके साथ प्रकाश मोहन और आप देख रहे हैं प्रजा प्रवक्ता। सर्वप्रथम तो हम समझना चाहेंगे कि बजट होता क्या है, क्योंकि सहज और सरल तरीके से गाँव के लोगों तक ये चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो हम चाहते हैं कि पहले तो आप ये बताएं कि बजट होता क्या है, और जो स्टेट गवर्नमेंट के बजट होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य और सरकार दोनों के जो बजट होते हैं उनमें क्या फ़र्क होता है? जी, बजट अमूमन क्या होता है कि एक तो बजट एनुअल बजट होते हैं, यानी साल भर का लेखा जोखा होता है। वो इस बजट के 2 ही मुख्य बुंदे होते हैं कि जो हमने लास्ट बजट पेश किया था उस बजट पे हमने क्या किया। तो नॉर्मली सरकारें बजट में अपनी वाही लूटने के लिए पिछले बजट में जो भी बातें हुई थी उसके ऊपर बताती है कि हमने बहुत बेहतर किया जैसा हमने बताया था। और दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है कि उस साल भर में आय के स्रोत क्या होंगे देश के, और वो आय जो है किस किस मद में कितनी व्यय की जाएगी, यानी आय व्यय का एक पूर्व अनुमान होता है जो साल भर के लिए सरकार तैयार करती है। तो कुल मिलाकर के बजट, जिसको बजट अगर हिंदी में कहें तो सच में ये अनुमानी होता है। तो सरकार उसमें मोटा मोटी यही तय करती है कि साल भर में कितने रिवेन्यू हमें को आने वाली है, किस किस सोर्सेज से, और किस किस मद में हम इसको खर्च करने वाले होते हैं। टोटल कुल मिला के ये बजट होता है, इसलिए एनुअल बजट होता है और हर साल सरकार पेश करती है। सर, लेकिन 2 शब्द होते हैं, एक आम बजट होता है। तो आम से तात्पर्य क्या होता है? आम बजट, अब इस बजट का नाम आम बजट रखा हुआ है और हकीकत ये है क्योंकि ये जो बजट का जो एलोकेशन होता है वो सभी व्यक्तियों के लिए होता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, बेरोजगारी हो, और आजकल दुनिया भर की सरकार की जो स्कीम चल रही है उस पर क्या एलोकेशन होएगा, एजुकेशन पे क्या होगा, स्वास्थ्य पे क्या होगा। तो चूंकि आम आदमी से लेकर सभी के लिए शामिल होता है, इसलिए इसको नॉर्मली अपन लोग आम बजट बोल देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो केंद्र के बजट होते हैं और राज्य के जो बजट होते हैं, तो दोनों के बजट में जनता को कितना लाभ मिलता है, या केंद्र या सरकार, या ये पॉलिसी क्या होती है? एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं देखा जाए तो कर का कलेक्शन जो होता है 2 तरीके से होता है। कुछ कर केंद्र सरकार के पास अधिकार है वसूलने को और कुछ राज्य सरकारों के पास में। जब से जीएसटी आ गया है तो जीएसटी में भी, उसमें भी एलोकेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। तो जो केंद्र सरकार होती है, जो केंद्र से रिलेटेड काम होता है, राज्यों का एलोकेशन भी करती है। कई बार राज्यों के जब पूंजी कम पड़ जाती है तो वो केंद्र का बजट होता है। और राज्य का बजट अपने सिर्फ राज्य बस के लिए होता है। राज्य में जो SGST कलेक्शन होता है, और भी सरकारें, जैसे आपने देखा होगा कि रजिस्ट्री कराने अपन जाते हैं कार्यालय में तो वो ड्यूटी कलेक्शन करती है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे अगर देखा जाए तो वैट कलेक्शन होता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का है। लिक्कर पे जो ठेके होते हैं उसका भी जो टैक्स वसूली होती है वो भी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। तो टैक्स गवर्नमेंट के अपने आय के स्रोत हैं, और जब राज्य सरकारें अपना बजट बनाती हैं तो ये ध्यान में देती है कि उनके पास जो बजट है उसको राज्य सरकार के व्यक्तियों के प्रति कैसा खर्च किया जाए। हाल ही में सर अभी भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया पिछले की अपेक्षा, और अभी चूंकि 2023 का बजट है, अमृतकाल का बजट भी कहा गया है, क्या खास रहा? देखिए, बजट वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में आय के मद फिक्स हैं और व्यय के मद भी फिक्स हैं। आय निश्चित रूप से सालाना दर से कुछ ना कुछ बढ़ जाती है, तो उनका एक एस्टिमेशन रहता है। और व्यय के मद में भी सरकार अप्रोक्सीमेटली लास्ट ईयर से कुछ बढ़ा देती है, किसी मद में कुछ कम भी कर देती है। और सरकार के पास तो वैसे पूरे अधिकार क्षेत्र है, सरकार साल भर काम करती है। ये तो सिर्फ आय और व्यय का एक प्रकार का अनुमानित लेखा जोखा होता है अगले साल के लिए। एक आम आदमी के तौर पर यदि बात करें तो कितनी राहत है, और कितना वो अपने आप में विकसित या विकास के दृष्टिकोण से सोच रहा है कि इस बार का जो बजट है उसे क्या खास? देखिए, क्या इस समय देश में बेरोजगारी बड़ी चरम सीमा पे है। इस बजट में खास बात यह रही कि सरकार ने कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी बात की, यानी बहुत सारा पैसा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगना है। जैसे उन्होंने कहा कि 50 नए एयरपोर्ट हम लेके आएंगे, तो जब 50 एयरपोर्ट बनेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी पूंजी लगेगी उसमें, और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार का बजट थोड़ा रोजगार उन्मुखी है, और ये रोजगारों के लिए और पूरे देश के लिए बहुत हित का बजट है। आयकर में किस तरीके से, चूंकि आपका प्रोफेशन भी है, जो टैक्स है
जो व्यापारी हो या आम जनता हो या छोटे मोटे जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए कर को लेकर जो एक बड़ी बात कही गई है कि 7 लाख से नीचे के जो आए हैं उनको टैक्स कर नहीं देना होगा, तो क्या है ये? हाँ, आयकर के स्लैब में पिछले 8 सालों से कोई चेंज नहीं आया था। सरकार ने हालांकि 2-3 वर्ष पूर्व एक नई टैक्स रिजीम लेके आई थी, जिसमें कुछ टैक्स स्लैब्स उन्होंने चेंज किए थे, लेकिन नए टैक्स स्लैब्स और नए रिजीम और पुराने रिजीम में थोड़ा सा फर्क था कि पुराने रिजीम में आपको बहुत सारी रिबेट्स मिलती थी, लाइक सेक्शन 80C की रिबेट, 80D की रिबेट, इंटरेस्ट हाउस लोन की अलग से रिबेट, इस तरह की कुछ रिबेट्स आपको पुराने रिजीम में मिलती थी। सरकार एक नई रिजीम लेके आई थी जिसमें ये सारी रिबेट्स नहीं मिलती थी, टैक्स के स्लैब्स कुछ कम होते थे। वो नई रिजीम के टैक्स के स्लैब को सरकार ने इस बार फिर से बदला है, और अब जो नए स्लैब उन्होंने दिए हैं कि अपन ऐसा मान सकते हैं कि हर 3-3 लाख पे उन्होंने एक स्लैब देने की कोशिश की है कि पहले 3 लाख रुपए पे 0 टैक्स होगा, 3 से 6 पे 5% होगा, 6 से 9 लाख रुपए की आय पे 10% होगा, और फिर 15% होगा 12 लाख तक, 15 लाख तक फिर ये 30% होगा। तो इस प्रकार नए टैक्स स्लैब सरकार ने घोषित किए हैं। बिल्कुल, लेकिन सर जिस तरीके से हम देखते हैं कि हर बार बजट में कुछ ना कुछ नया होता है, और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमेशा जो दूसरी पार्टी होती है एक दूसरे पर चीटा कसते हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो पार्टियां होती हैं वो जो कहीं ना कहीं उसमें कमियां ढूंढती हैं, तो क्या वाकई वो कमियां होती हैं या पार्टियां जो हैं? नहीं, ये तो आजकल विपक्षी पार्टियों का हमेशा से आज की बात नहीं है, चाहे सत्ता में भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी पार्टी के स्टेटमेंट तो बजट आने से पहले ही रेडी हो जाते हैं आजकल, और रटे रटा स्टेटमेंट सारे नेता अपने छोटे लेवल से करके दिल्ली के लेवल तक देते रहते हैं। और बजट की अमूमन तो मुझे लगता है कि आम आदमी को तो समझ भी नहीं होती कि बजट क्या होता है, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के वो चर्चा करते रहते हैं, और वो चर्चा बहुत लंबी तक चलती रहती है, लेकिन कभी कोई ये नहीं बता पाता कि क्या होता तो बेहतर होता है। तो मेरे को लगता है जो होता है वही बेहतर है। तो अच्छा, एक आम जो मजदूर है कहीं ना कहीं वो तो ये तो समझता भी नहीं कि वो बजट में उसे क्या मिलने वाला है, क्योंकि उसकी जो मजदूरी होती है हम देख रहे हैं तकरीबन 5 साल से वही मजदूरी है, मतलब वही मजदूरी है। आपको क्या लगता है सरकार के कुछ जो बजट ऐसे बजट जब लागू होते हैं, ऐसे में ऐसा नहीं लगता कि जो ज़मीनी स्तर है और ज़मीन का एक ऐसा आदमी जो जिसका जीविकोपार्जन मजदूरी करके होता है, ऐसे में उसके लिए कुछ नहीं हो पा रहा है बजट में, या उसको किस तरीके से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से लाभ होता है? देखिए, प्रत्यक्ष रूप से अपन कहें तो किसी को लाभ समझ में नहीं आता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कहें, लेकिन जब भी हम शिक्षा के लिए बजट एलोकेट करते हैं, या हम स्वास्थ्य के लिए बजट एलोकेट करते हैं, या स्वास्थ्य के लिए हम नई नई स्कीम्स लेके आते हैं, तो इसका बेनिफिट तो सभी को मिलता है, आम जन को मिलता है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि गरीब तबके को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि सारी सरकारी सुविधाएं हैं मुहैया होती हैं तो गरीब लोगों को ज़्यादा होती हैं, तो बजट में उनके लिए काफ़ी कुछ होता है। इस बार कहा गया है कि अमृतकाल का बजट है। हाँ, अमृतकाल का बजट कहा गया है, सरकार ने कुछ अच्छी रियायत भी दी है, जैसे आपने पहले भी सवाल किया था, वो कहीं अनुत्तरित रह गया, कि इस बार 7 लाख तक की आय वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि वैसे तो 7 लाख की आय पे जो है 25,000 रुपये का टैक्स आता है नए रिजीम के हिसाब से, लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख नीचे ही है तो 25,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी, उस प्रकार से खुलकर आपका 0 आ जाएगा। पहले ये 5 लाख रुपये होता था, तो 5 लाख रुपये से सीधे 7 लाख रुपये कर देना, 2 लाख रुपये बढ़ा देना, और इसकी वजह से करीब 90% सैलरी होल्डर हमारे यहाँ देश में कर मुक्त आय में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है टैक्स का बर्डन बहुत कम लोगों के ऊपर बचेगा इसके बाद। लेकिन सर सवाल तो ये भी है कि 96 यानी 96% देश के ऐसे लोग हैं जो टैक्स पे आते ही नहीं है, टैक्स देते ही नहीं। ऐसे में उनके लिए उन्हें तो खुशी हुई जिनका 7 लाख से वो है, लेकिन जो वो है उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बड़ा भ्रम है देश में कि बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। टैक्स का जो हमारा सिस्टम है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर 2 तरह से होता है। आयकर को हम लोग प्रत्यक्ष कर बोलते हैं और जीएसटी को हम लोग अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। तो जीएसटी का कलेक्शन जो है सरकार का दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ जो है पर मंथ आता है, और जीएसटी का भुगतान तो हर आदमी को करना पड़ता है। एक गरीब आदमी जो चाय ठेले पे चाय पी के आता है, उसको भी उस पर जीएसटी का भुगतान करना होता है। आप टूथपेस्ट खरीद रहे होते हैं, आप ब्रश खरीद रहे होते हैं, कोई भी आप उपयोगी चीज़ खरीद रहे होते हैं, तो आपको जीएसटी पे भुगतान करना होता है। तो सबसे पहले तो देश को ये समझना पड़ेगा कि जो बार बार कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग ही कर दे रहे हैं, ये बिल्कुल असत्य बात है। देश की जितने जनता है उतने ही उपभोक्ता हैं और उतने ही लोग करदाते हैं, सभी लोग कर देते हैं। बिल्कुल सर, टैक्स में जिस तरीके से बजट पेश हुआ, ऐसे में जो तकरीबन आधे दर्जन जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं भारत के, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बजट रखा गया है। ये क्या है, ये सरकार की कोई मोनोपोली है, या ऐसा लगता है कि हमारे कहीं ना कहीं हमारा जो बजट होता है कहीं ना कहीं वो आश्रित रहते हैं वो देश और उनकी अर्थव्यवस्था हमारे? नहीं, बजट का बहुत बड़ा हिस्सा पड़ोसी देशों के पास नहीं जाता है, लेकिन चूंकि हमारे अपने पड़ोसी देशों से संबंध हमें स्थापित करने होते हैं, ठीक ठाक रखने होते हैं,
तो कुछ अलोकेशन होता है, और अलोकेशन नॉर्मली कोई सब्सिडी के रूप में नहीं होता है, नॉर्मली ये लोन्स के रूप में होते हैं इस तरह के बजट में। और छोटे मोटे जिस तरह का सहयोग हम करते हैं उस तरह हमें भी कई जगह से सहयोग मिलता होता है। ये तो एक आपस की भावना है, और ये तो हमें चूँकि देश के स्तर पे इस चीज़ को करना ही होता है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी है, उसके तहत भी हमें अपने पड़ोसी देशों से संबंध बनाने के लिए इस तरह का कुछ अलोकेशन उनके लिए करना होता है। हमारे शेड्यूल को क्या बेहतर मिलेगा अभी आज का जो बजट है, इस सत्र का जो बजट है, शेड्यूल का विकास किस रूप में आप देख सकते हैं? देखिए, केंद्र का जब बजट आता है तो वो तो पूरे देश के लिए होता है, और जितनी भी स्कीम्स में जो अलोकेशन होगा फंड का, तो उसमें चूंकि मध्य प्रदेश में शेड्यूल है, और शेड्यूल में भी उस तरह की स्कीम्स चल रही हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे मनरेगा स्कीम हो, चाहे सड़क की योजनाएं हो। तो अगर देखा जाए तो शेड्यूल क्या, मुझे लगता है कि पूरे देश के सारे जिलों को ही उसका बेनिफिट डायरेक्टली पहुंचता ही है। बिल्कुल। रेल बजट को लेकर भी एक बड़ा अनुभव होता है कि रेल बजट कैसा होने वाला, घाटे का कि फायदे का। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो दोनों बजट है उसमें रेल जो बजट होता है वो कितना महत्व होता है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन का देश में शुरू से महत्व रहा है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे गुड ट्रांसपोर्ट हो, तो इसमें रेल का एक बहुत बड़ा योगदान है। और रेल वास्तव में देखा जाए तो भारत के एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ने का काम भी करती है, और इसलिए लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं। बजट में पहले रेल बजट अलग से आया करता था, तो नॉर्मली लोगों की नज़र रहती थी कौन सी नई ट्रेन चल रही है, कहाँ से चल रही है, कौन सी ट्रेन अपग्रेड हो रही है। तो सरकार ने उसको मर्ज करके अब सिंगल बजट ले आया। अब ट्रेन की घोषणा सरकार कभी भी करती है, अपनी सुविधा अनुसार है, तो बजट से आजकल उस हिस्से को हटा दिया गया है। तो मुझे लगता है कि रेल बजट इज अ पार्ट ऑफ टोटल बजट ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, तो बजट यानी लेखा जोखा, और बजट को बड़ी सहजता के साथ शायद अब आप समझ पाए होंगे, क्योंकि अमूमन क्या होता है, बजट की बातें हम करते रहते हैं, लेकिन धरातली स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो जनता होती है, जो गाँव की जनता होती है, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें शायद बजट नहीं समझ में आता। बजट में एक घमासान होता है, राजनीति होती है। ऐसे में इस बार का यानी ये अमृत काल का बजट कितना महत्वपूर्ण था, कितना देश के लिए, कितना प्रदेश के लिए, कितना आपके घर के लिए, और कितना गांव के उस अंतिम व्यक्ति के लिए इस बजट का महत्व था, हमको समझा रहे थे शहडोल जिले के प्रतिष्ठित चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील सिंघल जी। सर, बजट के संदर्भ में हमसे बातचीत करने के लिए, बड़े सहजता के साथ बजट को आम जन तक समझाने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। धन्यवाद आपका भी, आपने हमें बहुत मूल्य समय दे करके।